आज की कहानी का शीर्षक है दादाजी ने मिटाया अपनी बहू और बेटे का झगड़ा। आज घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। अखिल काफ़ी डरा हुआ था और रो रहा था। दादाजी घर पे नहीं थे। वो अपने दोस्त को मिलने दूसरे शहर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कल आ जाएंगे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो 2 दिन लेट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अखिल रास्ते पर नज़रें लगाकर बैठा था, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो था भी तो 15 साल का बच्चा। अपने माँ पापा को पहली बार इतना झगड़ते हुए देख रहा था, वो भी इतनी ज़ोर से। उतने में दादाजी आए और बोले कि क्या भाई, कहाँ हो सब लोग? अखिल बेटा, कहाँ हो भाई? देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, सारी तुम्हारी मनपसंद है। दादाजी की आवाज़ सुन के अखिल दौड़ते हुए आया और अपने दादाजी को गले लगा के रोने लगा और बोला, दादाजी आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी दादाजी? मैं कितना डर गया था। दादाजी ने अखिल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली कि शांत हो जाओ बेटा। और क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? और अंकित और आयशा कहाँ है? अखिल थोड़ा शांत हुआ और बोला, दादाजी जब आप गए थे तब मम्मी और पापा में बहुत ज़ोरों से झगड़ा हुआ और वो दोनों पिछले 3 दिनों से लड़ रहे हैं और अब तो वो दोनों तलाक लेने वाले हैं। ऐसा ही मैं सुन रहा हूँ पिछले 2 दिनों से। लेकिन इतना बड़ा झगड़ा हुआ कैसे? आखिरकार बात क्या हुई बेटा? दादाजी ने पूछा। बात तो मेरी पढ़ाई से शुरू हुई थी दादाजी। मम्मी पापा से कह रही थी कि पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते, मेरे पढ़ाई के बारे में वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और इतनी सी बात हो रही थी शुरुआत में, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ के टॉपिक निकाल कर एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे पर आरोप करने लगे। मैंने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत अकेला पड़ गया था दादाजी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अब आप ही कुछ कीजिए दादाजी। मैं इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता और ना ही अलग होते हुए देख सकता हूँ। मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ और दोनों को साथ देखना चाहता हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है दादाजी, पर पहली बार आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को फिर से एक कर दे और उनका झगड़ा मिटा दे। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अखिल ने भावुक होते हुए अपने दादाजी से कहा। दादाजी को अपने पोते की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अपने पोते का मासूम चेहरा देखकर दादाजी ने ठान ली कि वो अपनी बहू और बेटे का झगड़ा सुलझा कर ही रहेंगे। लेकिन उसके पहले उन्हें क्या हुआ ये समझना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने दोनों को कमरे में बुलाया। अंकित और आयशा दादाजी के कमरे में गई। फिर दादाजी ने दोनों से पूछा कि आखिरकार बात क्या हुई है कि तुम दोनों इतना झगड़ रहे हो, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? दादाजी ने सख्त लहजे में कहा। फिर दोनों ने फिर से एक बार एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आयशा ने शुरुआत की और बोली कि मैं अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और ना ही इस इंसान को सहन कर सकती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ इनके स्वभाव से। इनके पास किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है, ना मेरे लिए ना हमारे बेटे के लिए। क्या मालूम है इन्हें अपने बेटे के बारे में? ये हर समय अपने काम में व्यस्त होते हैं। जब पूछो तब ये बिज़ी होते हैं। अगर इनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है तो हम क्यों रहे यहाँ पर? इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए। आयशा ने गुस्से से कहा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो बेटा कि अंकित तुम्हें और अखिल को वक्त नहीं दे पा रहा है? क्या ये सही बोल रही है अंकित बेटा? दादाजी ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा। तभी अंकित ने ताव में आते हुए कहा, मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता हूँ ना पापा। आप तो जानते ही है कि मुझे कितना काम होता है बिजनेस के सिलसिले में। मैंने इसे कितनी बार कहा है, समझा करो मुझे काम है, लेकिन फिर भी ये समझती नहीं। अगर ये मुझे समझ नहीं पा रही है तो इसे जो करना है वो करे। मैं इसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। अब मैं इसे और नहीं समझा सकता, मुझ में और शक्ति नहीं बची है। और रहा सवाल अखिल का, तो मैं उसका पापा हूँ और उसके बारे में क्या निर्णय लेना है ये मैं देख लूँगा। इसे जाना है तो जाए, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर ही रहूँगा। तभी आयशा ने कहा कि मैं मेरे बेटे को यहाँ से लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम सिर्फ उसे इग्नोर करोगी, उस पर ध्यान नहीं दोगे। और मैं मेरे बेटे को ऐसे इंसान के पास नहीं रखना चाहती जो उसका ध्यान ना रख सके। अरे रुको भाई रुको, दादाजी बोले, तो ये समस्या है तुम दोनों की। ठीक है, दादाजी ने लंबी सांस लेते हुए कहा।
पहले तो दादाजी ने उनकी सारी बातें सुन ली। जब वो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे तब दादाजी कुछ भी नहीं बोले। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते वो दोनों थक गए और चुप हो गए। फिर दादाजी ने कहा कि जब तुम दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा चुके हो तो अब बुरी बातें बताकर हो चुकी है, अब एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बताओ। दादाजी की ये बात सुनकर आयशा और अंकित कुछ भी नहीं बोले। बहुत समय हो गया, फिर भी वो दोनों शांत थे। फिर दादाजी ने दोनों के हाथ में कागज़ और पेन देते हुए कहा कि तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाके बैठ जाओ और इस कागज़ पर दोनों एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिख कर लेके आओ। दोनों भी दूर दूर जाकर बैठ गए और एक दूसरे की अच्छाइयाँ कागज़ पर लिखकर कागज़ दादाजी के पास लेकर आए। दादाजी ने कागज़ लेने से मना कर दिया और कहा कि दोनों कागज़ एक दूसरे को दो और पढ़ो। पति ने पत्नी का और पत्नी ने पति का कागज़ पढ़ना शुरू कर दिया और कागज़ पढ़ते पढ़ते दोनों के आंखों से आंसू आने लगे। पत्नी ने जब अपने पति की चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आयशा से चाहे मेरे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन जो उसने मेरे लिए और जो मेरे फैमिली के लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब मेरी माँ बीमार थी तब उसने मेरी माँ की कितनी सेवा की थी। उसके अंतिम समय में माँ अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, फिर भी कभी उसने शिकायत नहीं की और ना ही कभी गंदगी महसूस की, बल्कि माँ का सारा ख्याल वो खुद ही रखती थी। माँ का बिस्तर बदलना हो या माँ को नहलाना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना, यहाँ तक कि माँ का बिस्तर भी वही साफ करती थी, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं की। मैंने कितनी बार कहा कि किसी को माँ की देखभाल करने के लिए रखते हैं, लेकिन उसने मना करते हुए कहा था कि वो मेरी भी माँ है और मैं मेरी माँ का ख्याल रख सकती हूँ। तब मैं खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि मुझे ऐसी पत्नी मिली, वरना आजकल कौन करता है अपने सास ससुर का इतना। बस इतना ही नहीं, मेरे बिज़नेस का उतार चढ़ाव हो या मेरी स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो, सब उसने बखूबी निभाया है। और अखिल का भी तो आज तक सब कुछ उसी ने किया है। वो एक परफेक्ट माँ, बहू और बीवी है और इन सब में शायद मैं ही कम पड़ गया हूँ। मैं ही एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता और एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ये सब पढ़कर पत्नी वहीं पर रोने लगी। अपनी पत्नी को रोते देख अंकित उसके पास गया और उसे समझाने लगा, प्यार से उसके सिर पर सहलाने लगा। पत्नी ने रोते हुए कहा कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो और मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा ना। तुम भी तो मेरे बारे में इतना सोचती हो। पत्नी की चिट्ठी भी काफ़ी भावुक करने वाली थी। उसे पढ़ के पति को अंदाज़ा हो गया था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है। उसने चिट्ठी में लिखा था कि जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब अंकित ने बिना सोचे समझे 10 लाख एक साथ भर दिए, बिना अपने बिजनेस के बारे में सोचे जो कि उसने नया नया स्टार्ट किया था। किसी लॉस के बारे में ना सोचते हुए उसने पैसे भरे और मेरे पापा की जान बचाई। और जब भगवान की दया से उसका बिज़नेस कामयाब हो रहा था तब उसने मेरे भाई को भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। मैं उसके उपकार मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला। दादाजी के इस तरकीब से दोनों को पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। अंकित ने आयशा को जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी कहा और अब वो उसे किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगा और अपने बच्चे और आयशा को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करेगा। ऐसा वचन उसने आयशा को दादाजी के सामने दिया। दोनों ने दादाजी से माफ़ी मांगी और दादाजी को वचन दिया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे और ना ही कभी तलाक लेने के बारे में सोचेंगे। दादाजी ने अपनी बहू और बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना। ये सारी बातें अखिल दरवाजे के पीछे खड़े रहकर सुन रहा था। मम्मी पापा को साथ देखकर वो बहुत खुश हुआ और अंदर आकर वो सबसे पहले अपने दादाजी के पास जाकर उनके गले लगा और बोला, थैंक यू सो मच दादाजी, आप मेरे हीरो हो। आपसे मैंने पहली बार इतनी बड़ी चीज़ मांगी और आपने वो मुझे दे दी। थैंक यू सो मच, आप दुनिया के बेस्ट दादाजी हो। दादाजी ने कहा, अरे अब मुझे ही गले लगाओगी या अपनी मम्मी पापा के पास भी जाओगी? फिर अखिल ने अपनी मम्मी और पापा को एक साथ गले लगाया। अंकित और आयशा दोनों ने अखिल को सॉरी बोला
और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसे डर लगे या फिर रोना पड़े। ऐसा उन्होंने उसे प्रॉमिस किया और इस तरीके से दादाजी की लगाई हुई तरकीब काम आई और उनकी फैमिली फिर से एक बार हैप्पी फैमिली बन गई। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में उठाया हुआ कदम ज़्यादातर हमें बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं। फिर बाद में हम चीज़ों को कितना भी सुलझाने की कोशिश करें, वो कभी पहले जैसी नहीं बन पाती। अगर आप भी किसी से गुस्सा हो जाते हो तब आप सिर्फ उस इंसान की बुराइयां निकालते हो, लेकिन अगर आप ऐसे कागज़ पर उसकी अच्छाइयाँ लिखोगे तो आपका गुस्सा ज़रूर ही शांत हो जाएगा। एक बार इसे अपना कर देखिएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।